और टू दिस कंप्यूटर फिल्टर से स्टार्ट हो चुके थे। लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर देख लिया था, बैंड पास फिल्टर भी देख लिया था, बैंड स्टॉप भी देख लिया था, पैसिव फिल्टर्स। अच्छा, ये सारे जितने भी हैं पैसिव फिल्टर से बनाए हैं, ठीक है। और सिंपल तरीन थे, दो सीरीज में आर एल जोड़ दिया या आर सी जोड़ दिया, हाई पास बन रहा है या लो पास बन रहा है, इस टाइप के सर्किट्स। फिर आखिर में और क्या है, एग्जाम्पल ये हमने की थी, ये हमने बुक से की थी बिल्कुल। नॉच फिल्टर, अच्छा ये असाइनमेंट भी है, चलो ये असाइनमेंट भी दे देंगे बाद में, लिखना नहीं पड़ेगा कम से कम। चलो खैर, ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो चुका था, फिल्टर्स वाला। और फिल्टर से पहले हम लोगों ने रेजोनेटर्स का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। रेजोनेटर्स होते हैं, किस तरीके से डिजाइन होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, रेजोनेट करते हैं वो, इस टाइप की बातें। तो खैर अब स्टार्ट करते हैं यार, एक नया टॉपिक है, इम्पिडेंस या एडमिटेंस पैरामीटर्स, ठीक है। तो इम्पिडेंस या एडमिटेंस पैरामीटर जो है, इसमें इम्पिडेंस पैरामीटर की स्लाइड नहीं बनी हुई, तो शुरू में आ जाते हैं। वन पोर्ट नेटवर्क और टू पोर्ट नेटवर्क होते क्या हैं, ठीक है? पहले तो ये बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। तो वन पोर्ट नेटवर्क और टू पोर्ट नेटवर्क होते क्या हैं, उसका थोड़ा सा मैं डिटेल बता देता हूँ ऊपर से। हाँ, क्या है यार वन पोर्ट नेटवर्क, अभी तक हम जितना कुछ सर्किट वगैरह देखते हुए आ रहे हैं, तो उसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास टोटल एक ही सोर्स होती है, या तो साइन वेव, या तो डीसी, ठीक है, या तो करंट सोर्स, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे जो कुछ भी हो, उसे अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। ये जो चीज़ है, ये कनेक्ट होती है किसी ना किसी एक सर्किट से, ठीक है। वो सर्किट अब कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, और फिर यहाँ से भी कोई शायद ब्रांच निकल जाए, या यहाँ से भी कोई ब्रांच निकल जाए, इन दोनों को कंबाइन करके एक इंडक्टर की ब्रांच बन जाए, ठीक है। तो सर्किट कुछ भी हो सकता है आगे, इन दो नोड्स के आगे मैं बात कर रहा हूँ, इन दो नोड्स के, इन दो पॉइंट्स के आगे, आगे कोई भी नेटवर्क हो सकता है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर बेस्ड, यानी कि पैसिव एलिमेंट्स बेस्ड, ठीक है। हो सकता है इसके अंदर कोई डिपेंडेंट सोर्स आ जाए, लेट्स से इस रजिस्टर की जगह एक डिपेंडेंट सोर्स आ गई हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये डिपेंड किस पे कर रही है, इस R1 की वैल्यू पे, यानी कि 0.2 VR1, ठीक है, इस टाइप के कुछ। इसके वोल्टेज कितने हैं, उसके रिस्पेक्टिव इसके वोल्टेज हो जाएंगे 0.2 टाइम्स बस, ठीक है। लेट्स से अगर इस पे 1 वोल्ट आ रहा था, तो इस पे 0.2 वोल्ट आ जाएगा, तो ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो खैर ये जो हमारे पास नेटवर्क वगैरह है, टू पोर्ट नेटवर्क्स, ठीक है, ये टू पोर्ट नेटवर्क हमारा, सॉरी टू पोर्ट बोल रहा हूँ, वन पोर्ट नेटवर्क, इसको मैं क्या करता हूँ अब, जो कुछ भी आगे का सर्किट लगा हुआ है ना, उसको मैं क्लोज कर देता हूँ एक ब्लैक बॉक्स के अंदर, ठीक है। एक डब्बे के अंदर मैंने इसको बंद कर दिया, जो कुछ भी लगा हुआ था उस उन सबको मैंने एक ब्लैक बॉक्स में बंद करते हुए, ठीक है, ब्लैक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, और फिर एनालाइज करता हूँ होता क्या है यार मेरे पास इस सर्किट के साथ, ठीक है। तो मुझे क्या दिखता है यार, मुझे ये दिखता है मेरे पास जो कुछ भी था, उसको मैंने जब एक ब्लैक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, तो मुझे क्या दिख रहा है यार, यहाँ पर मेरे पास कोई ना कोई वोल्टेज डेवलप हुए हैं, लेट्स से V1, और इस सर्किट के अंदर कोई ना कोई करंट एंटर होता है, लेट्स से I, ठीक है, 1, और जितना करंट एंटर हुआ था उतना ही वापस आ जाता है, I1 डैश, ठीक है। तो ये जो मेरे पास करंट का पेयर है, जो वायर का पेयर है,
जिसके अंदर मेरे पास पॉजिटिव में करंट कोई एंटर हुआ है और वापस लीव हो गया करंट। इन दो वायर्स के कॉम्बिनेशन को मैं एक पोर्ट कह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इसकी एक पोर्ट है जिसके ऊपर मैं कुछ भी आगे कनेक्ट कर सकता हूँ। लेट से मैं कोई करंट सोर्स कनेक्ट कर दूं, लेट से मैं एक रेजिस्टर और एक करंट सोर्स अटैच कर दूं यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ भी अटैच कर सकता हूँ, लेकिन जो भी अटैच कर रहा हूँ उसके रिस्पेक्टिव ना इन दो पॉइंट्स के ऊपर कोई ना कोई वोल्टेज डेवलप होगा V1 और कोई ना कोई करंट डेवलप होगा I1। सही है। जो इस सर्किट के अंदर, जो इस ब्लैक डब्बे के अंदर बंद है, उस सर्किट के अंदर वो करंट जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा सिंगल पोर्ट नेटवर्क। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल पोर्ट नेटवर्क भी हो सकते हैं। यानी कि मल्टीपल पोर्ट में क्या होगा, अब हमारे पास जो ब्लैक बॉक्स था उसमें कुछ हमारे पास यहाँ पर भी कनेक्शन हो रहा है, सेकंड पोर्ट भी है उसके अंदर अवेलेबल, ठीक है। इस सेकंड पोर्ट के ऊपर भी मैं कुछ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। लेट से एक लोड कनेक्ट कर दिया RL, ठीक है। सोर्स यहाँ पे थी जिससे मैंने प्रोवाइड किया इस पूरे सर्किट को, अंदर जो कुछ भी बना हुआ था उस पूरे सर्किट को मैंने पावर अप किया और आउटपुट वाले जो पोर्ट है उसके ऊपर मैंने एक लोड कनेक्ट कर दिया और देख रहा हूँ अपना बिहेवियर क्या आ रहा है मेरे पास। यानी कि इस आउटपुट के ऊपर भी मेरे पास कोई वोल्टेज डेवलप होगा V2 और कोई ना कोई करंट होगा इससे आने वाला या फिर जाने वाला, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पोर्ट में दोनों वायर्स होती हैं, ठीक है। तो इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ I2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सिंगल पोर्ट था नेटवर्क, उसको मैंने अब टू पोर्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरीके से और भी ज्यादा पोर्ट्स हो सकती हैं, लेकिन अभी हम लोग जो एनालाइज वगैरह करेंगे वो सिर्फ सिंगल पोर्ट को, टू पोर्ट नेटवर्क को एनालाइज करेंगे। टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर हो क्या रहा है। सिंगल पोर्ट तो सिंपल सा ही है, इतना मुश्किल वगैरह होता नहीं है। सिंगल पोर्ट का मैं बुक के अंदर से ही दिखा देता हूँ डायरेक्टली, मैं उसमें स्लाइड नहीं क्रिएट कर रहा, ठीक है। तो सिंगल पोर्ट नेटवर्क होता क्या है यार, सिंपल सा है, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास दो किस्म की, अब हमारे पास क्या कहते हैं आप, सिंगल पोर्ट नेटवर्क के अंदर हमारे पास टोटल दो किस्म की चीजें आ सकती हैं। या तो मैं इनका रिलेशन जो है वोल्टेज और करंट का एडमिटेंस की सूरत में बना लूँ या इम्पिडेंस की सूरत में। तो फिलहाल पहले इम्पिडेंस की सूरत में लेके चलते हैं। तो इसमें V1 जो होगा, यानी कि इन दो पोर्ट के ऊपर मेरे पास जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है V1 और इसमें से जो करंट जा रहा है I1, उन दोनों का रिलेशन क्या होगा, V1 जो है वो बराबर होगा इम्पिडेंस, किसके इम्पिडेंस, पोर्ट 1 से ये 1 तक ही मैं देख रहा हूँ, मतलब 1 के महदूद रहते हुए देख रहा हूँ। मेरे पास एक ही पोर्ट थी तो उसी के रिस्पेक्टिव देख रहा हूँ। तो Z11 एक मेरे पास पोर्ट है, ठीक है। उसकी इम्पिडेंस है उस पोर्ट की कोई ना कोई टोटल इम्पिडेंस, ठीक है। उसका मैं मल्टीप्लाई करवा दूं किस चीज से, करंट से, I1 से। तो ये मेरे पास एक रिलेशन निकल गया, यानी कि V1 जो था वो क्या था, एक फंक्शन था किसके, I1 के। यानी कि I1 मेरे पास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मेरे पास V1 वगैरह डेवलप होगा, ठीक है। तो ये जो है I1 किस चीज का फंक्शन हो सकता है भाई, एक इम्पिडेंस का ही हो सकता है। तो V इक्वल्स टू IR ही बनता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला जिसके थ्रू ये मतलब सर्किट वेरीफाई हुआ, ठीक है। तो ये एक मेरे पास इम्पिडेंस की सूरत में इक्वेशन डेवलप हो गई। इसी तरीके से एडमिटेंस की सूरत में भी डेवलप हो सकती है। तो एडमिटेंस की सूरत में होगा क्या भाई, मेरे पास I1 जो है वो, अब मैं उल्टा कंसिडर कर रहा हूँ इसी चीज को, I1 जो है वो फंक्शन है किसके, V1 के, ठीक है। ये दो पॉसिबल कंडीशंस हो सकती नहीं, ठीक है। यहाँ तो मैं वोल्टेज इतना ज्यादा इंक्रीज कर दूं, मेरे पास करंट भी इंक्रीज होगा, अंदर पैसिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं, करंट लाजमी इंक्रीज होना है, रेजिस्टेंस वगैरह जो भी है उसकी एक टोटल इम्पिडेंस एक फिक्स्ड होगी या एडमिटेंस एक फिक्स्ड होगी। तो इस चीज को जब मैं ओपन अप करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, I1 जो है वो एडमिटेंस यानी कि Y11, ठीक है, Y11, ठीक है। और Y11 किस चीज का मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ मैं, V1 से, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्यों लगाए, जाने दो, ठीक है। तो ये हमारे पास दो सिंपल सी इक्वेशंस बन सकती है सिंगल पोर्ट नेटवर्क के अंदर। इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे पास एक वोल्टेज है, एडमिटेंस से मल्टीप्लाई करा दिया तो करंट आ गया मेरे पास, ठीक है। एडमिटेंस जो होती है वो इम्पिडेंस का इनवर्स होती है, यानी कि
y11 बराबर है 1/z11 के, ठीक है। ये h नहीं है, जो भी है, खैर जाने दो। क्या कर रहे थे भाई, यही बात थी एक सिंपल सी। सिंगल पोर्ट के अंदर हमारे पास एक ये छोटा सा रिलेशन बन रहा है वोल्टेज और करंट से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग मतलब सॉल्व वगैरह क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और ये इम्पिडेंस अगर मुझे टोटल वगैरह निकालनी है तो उसको एनालाइज कैसे करते हैं इसके अंदर, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल की सूरत में, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है 17.1 सिंगल पोर्ट नेटवर्क है ये, ठीक है। इसके अंदर मतलब हमारे पास एक ही पोर्ट अवेलेबल है जिसपे मैं कुछ भी कनेक्ट कर सकता हूँ एक्सटर्नली। लेट्स से मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो मुझे देखना है भाई टोटल मेरे पास करंट कितना एंटर होगा इस सर्किट में और कितने वोल्टेज डेवलप होंगे इस पॉइंट के ऊपर। वोल्टेज तो मैं खुद ही 5 वोल्ट ही दे रहा हूँ, तो करंट मुझे देखना है कितना आएगा। तो मुझे इस पोर्ट की ना इम्पिडेंस मालूम होनी चाहिए, यानी कि इस पोर्ट से जब मैं अंदर की तरफ देख रहा हूँ, अंदर ब्लैक बॉक्स की तरफ, तो मुझे इम्पिडेंस कितनी नजर आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे टोटल वैल्यू मालूम होनी चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस इन दो पॉइंट्स के ऊपर मेरे पास कितनी है। तो उसको निकालने के लिए ना एक रिलेशन बनाया है, ठीक है। किस चीज का, वोल्टेज का। इक्वेशंस लिखी हैं, 4 इक्वेशंस लिखी हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 लूप मौजूद थे, ठीक है। तो 4 लूप के रिस्पेक्टिव 4 इक्वेशंस आ गई हमारे पास। उन 4 इक्वेशन से हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया, मैट्रिक्स क्रिएट किया है। अब वो मैट्रिक्स कैसे क्रिएट किया ये भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो सबसे पहले वाली इक्वेशन क्या है, V1, यानी कि एक छोटा सा लूप ये वाला है I1 वाला, ठीक है। तो I1 के लिए इक्वेशन क्या बनी है हमारे पास, V1 हमारे पास वोल्टेज था, बराबर किसके है 10 I1 माइनस I2। तो पहली वाली इक्वेशन तो बिल्कुल सिंपल सी थी। दूसरी वाली इक्वेशन देख लेते हैं, 10 I2 माइनस I1, ठीक है। तो बस इसने ओपन करके इस पूरी इक्वेशन को लिख दिया, I2 माइनस I1 10 टाइम्स था, और फिर I2 माइनस I4 था इसके अंदर, ठीक है। I2 माइनस I4 इंटू 5 ये हुआ, और I2 माइनस I3 हमारे पास 2 ओम था, ठीक है। तो 10 प्लस 5 15 16 17, तो 17 I2 हो गया, बाकी -10 I1 वैसी का वैसी रहा, -2 I2 I3 सॉरी वैसी का वैसी रहा, और -5 I4 वो भी वैसी रहा, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो हो गई। इसी तरीके से बाकी 2 इक्वेशन भी लिख दिए, लूप इक्वेशन है सिर्फ, सिंपल सिंपल सी, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या किया है उन्होंने, लूप इक्वेशन लिखने के बाद ना, अब इसके अंदर जो है, जो भी करंट से चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो हमारे पास क्या है, एक इम्पिडेंस है, ठीक है। लेट्स से ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसमें I1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से, ये 10 एक इम्पिडेंस है, ठीक है। तो हम क्यों ना इसको एक मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर लें। मैट्रिक्स का मतलब क्या है, मैं इस चीज को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, जो इक्वल्स टू के इस साइड पे है इसको एक मैट्रिक्स में डाल दो, ठीक है। इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जो है उसमें कोफिशिएंट का मैट्रिक्स एक बना लो, और जो हमारे पास ये है I1 I2 I3 I4 इनका मैट्रिक्स एक अलग बना लो, यानी कि I1 I2 I3 और I4 ये एक अलग मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू के पीछे ये वाला मैट्रिक्स है, ठीक है, और इक्वल्स टू के बाद दो मैट्रिक्स है का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि 10 -10 0 0। अगली लाइन में क्या है, 10 17 -10 17 -2 -5। इसी तरीके से बाकी वैल्यू भी लिखी हुई है जो कि इधर भी मेंशन हुई है, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट ही देख रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कैसे क्रिएट हुआ, ये मैट्रिक्स सिंपल सा इस तरीके से क्रिएट हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको एक और अंदाज में देखूं, तो ये जो मैट्रिक्स है, जो मेरे पास मैट्रिसेस की सूरत में जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये एक्चुअल में वन पोर्ट, जो मैंने अभी बताया था, वन पोर्ट की सिंपल सी इक्वेशन क्या होती है, कोई Z होता है, कोई करंट होता है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर कोई वोल्टेज डेवलप करते हैं, ठीक है। तो मैं वोल्टेज को एक मैट्रिक्स में बंद कर देता हूँ, इम्पिडेंस को एक मैट्रिक्स में बंद कर देता हूँ, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों को भी मल्टी मैट्रिक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो
ये मतलब स्टार को नहीं समझ लेना, क्रॉस प्रोडक्ट पता नहीं क्या जो भी है। क्या कह रहे थे? हाँ यही कह रहे थे यार कि Z मल्टीप्लाई हो गया करंट से तो मेरे पास वोल्टेज डेवलप हो रहा है, अभी भी बात वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स आया, अब इस मैट्रिक्स को जब मैंने एक्सपेंड किया तो मुझे क्या दिख रहा है, ये एक डिटरमिनेंट दिख रहा है। अब इस डिटरमिनेंट में ना इम्पिडेंस में सबसे पहला वाला जो होता है वो हमारे पास उसके रिस्पेक्टिव अगर मैं इसको एक्सपेंड करवा दूं, ठीक है, इस मैट्रिक्स को, यानी कि पहली वैल्यूकेशन को, यानी कि 1 1 को डेल्टा 1 1 फाइंड आउट कर लूं, तो वो डेल्टा 1 1 जो है मेरे पास इस डिटरमिनेंट का, मतलब जो कंप्लीट मेरे पास 4x4 का मैट्रिक्स आया, क्योंकि 4 इक्वेशंस थी, 4 वेरिएबल्स थे। ठीक है, तो 4x4 का जो मेरे पास मैट्रिक्स बना है, इसमें अगर मैं सबसे पहले वाले के रिस्पेक्टिव एक्सपेंड कर लूं अपनी इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या निकलेगा, एक Z11 की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो हुआ क्या है यार, क्लियर? तो उसको मैंने उसके रिस्पेक्टिव एक्सपेंड किया, तो Z11 डेल्टा 1 1 के रिस्पेक्टिव, तो हमारे पास ये कुछ वैल्यू आ गई, 2778 ओम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई डेल्टा 1 1 की। तो Z11 हमारे पास क्या होगा, जो मेरे पास टोटल इम्पिडेंस, यानी कि ये जो कंप्लीट बड़ा वाला मैट्रिक्स था, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं डेल्टा 1 1 से, ठीक है, तो हमारे पास एक इनपुट इम्पिडेंस निकल आएगी, यानी कि जब मैं पोर्ट से इनसाइड झांक रहा हूँ, ठीक है, इनपुट साइड पे मेरे पास टोटल इम्पिडेंस क्या नजर आ रही है, वो मेरे पास फाइंड आउट हो गई। ठीक है, 9680 हमारे पास इस पूरे कंप्लीट मैट्रिक्स का, जब मैंने इसको सॉल्व किया डिटरमिनेंट से, तो हमारे पास क्या आया, 9680 मेरे पास इसका वैल्यू आई है। ठीक है, सॉल्व किस तरीके से करेंगे तुम लोगों को पता है, पहले वाले को के रिस्पेक्टिव ये पूरा मैट्रिक्स बनेगा, पहले वाले के रिस्पेक्टिव ये मैट्रिक्स बनेगा, और फिर इस वाले को जब मैं एक्सपेंड करूंगा, तो पहले वाले के रिस्पेक्टिव इस चीज को मैंने एक्सपेंड किया और मल्टीप्लाई वगैरह करके कोई वैल्यू निकाली, माइनस ये वाले के रिस्पेक्टिव मैंने ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट कर दिया, मेरे पास क्या आया, जो बाकी चीज बची उसको मल्टीप्लाई वगैरह करवा के मेरे पास इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू फिर मल्टीप्लाई होगी 10 से, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक 3x3 मैट्रिक्स के, वो कहाँ से कहाँ तक है, 17 वहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो रहा है और इक्वेशंस का, तो उसकी टेंशन नहीं है ना, इसे समझाने के लिए। तो 17 -2 और -5, इधर क्या आ गया, -2 7 -1 -5 -1 26, ये इन्होंने किया है। ठीक है, और फिर पहली वाला अगर प्लस की साइन थी तो अगली वाली माइनस की साइन होगी, माइनस ऑफ -10। ठीक है, -10 खुद ही था, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए एक और डिटरमिनेंट आएगा 3x3 का, वो 3x3 के अंदर क्या होगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट कर दो, जो बाकी बचा वो आएगा, -10 -2 -5 0 0 -2, ओ सॉरी, माइनस नहीं 7 -1 -1 और 26। ठीक है, तो ये वाला मैट्रिक्स मेरे पास आ गया +10 के साथ, आगे दोनों वैल्यूज मेरे पास 0 थी, तो पहली साइन जो होती है वो प्लस होती है, अगली साइन माइनस होती है, फिर प्लस होती है, यानी कि +0, फिर अगला क्या आएगा, -0। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सपेंड हुआ है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब तुम लोगों को ये 3x3 का भी सॉल्व करने आता है, 3x3 का किस तरीके से सॉल्व करोगे, पहली वाली वैल्यू को कंसीडर करोगे और ये वाला रो और कॉलम एलिमिनेट हो गया हमारे इसमें से। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स बचा उसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट लेके एक डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट होगा, वो जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हुआ है उसकी कोई वैल्यू आई, वो वैल्यू किस चीज से मल्टीप्लाई होगी, 10 से मल्टीप्लाई होगी, फिर ऐड किससे होगा,
इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू आई, वो मल्टीप्लाई हो गया फिर पर 10 से, और इन सब का जो रिजल्ट आएगा ना वो क्या बनना है, ये मेरे पास ये बनना है 9680, ठीक है। तो हमारे पास टोटल z जो निकला है, मतलब इस डिटरमिनेंट का जो मैट्रिक्स है, मेरे पास टोटल फाइनल वैल्यू जो आई है वो ये आई है। इसका फिर मैंने क्या किया, सिर्फ डेल्टा वन वन से मैंने इसको डिवाइड करवा दिया, तो मेरे पास इनपुट इम्पीडेंस आ गई। अच्छा, इनपुट इम्पीडेंस का मतलब क्या है यार, यहाँ पर इस केस के अंदर इनपुट इम्पीडेंस का मतलब क्या है, यहाँ से जब मैं इसके अंदर झांक रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तो मुझे कितनी इम्पीडेंस दिख रही है ओवरऑल, कंबाइंड इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस, ठीक है। तो वो मुझे जो इन दोनों का डिवीजन के बाद रिजल्ट आया वो वाली वैल्यू दिख रही है, सही है। तो सिंगल पोर्ट नेटवर्क से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे पता है जब मेरे पास इनपुट इम्पीडेंस इतनी है, तो आगे अगर मैं इसके साथ कुछ करना चाहूँ, क्या करना चाहूँ, इस सर्किट के अंदर अगर मैं कुछ कनेक्ट करना चाहूँ, क्या वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, तो मुझे पता है भाई इम्पीडेंस मुझे मालूम है, करंट सोर्स जो मैंने कनेक्ट की है तो मुझे टोटल वोल्टेज भी पता चल जाएगा, क्या वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है, या अगर मैंने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है तो एंटर होने वाला करंट मालूम हो गया, ठीक है, इस सर्किट के अंदर कितना करंट एंटर हो रहा है, ठीक है। तो एंटर होने वाला करंट मालूम हो गया, वोल्टेज मुझे मालूम है, आई टू भी मालूम हो जाएगा, आई वन और आई टू मालूम हो गया, आगे की फिर चीजें भी आराम से मालूम हो जाएंगी। जो हमारी ये इक्वेशन है थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी, सिर्फ दो वेरिएबल्स पे रह जाएंगी, यानी कि सिर्फ आई थ्री और आई फोर बच जाएगा, जो फाइंड आउट करना होगा साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से, ठीक है। तो खैर सर्किट्स थोड़े से सिंप्लीफाई हो जाते हैं इस वाले तरीके से भी। अ, अच्छा जी, अ, हाँ सही है, चलो यहाँ तक तो हो गया हमारे पास। वैसे अगर तुम लोग, मैं ये वाला तरीका अगर नहीं सिखाता तो तुम लोग इसका टोटल इम्पीडेंस किस तरीके से फाइंड आउट करते? मुझे सीरीज और पैरेलल में इनको कनेक्ट करना होता और फिर कंबाइन कर करके एक टोटल इम्पीडेंस बनानी पड़ती। तो वो किस तरीके से बनाते, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, तो बता सकता है? 18 बंदे हैं जो कि सारे सो रहे हैं, मतलब यार मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ये रजिस्टर है, एक ये रजिस्टर है और एक ये रजिस्टर है, लेट्स से, ठीक है। मुझे टोटल इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी आ रही है, तो तुम लोग बोलोगे ये R2 और R3 जो है वो पैरेलल में, ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो R1 के साथ जोड़ दो, ठीक है। तो ये मेरे पास R टोटल आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। क्या ये काम इस चीज में हो सकता है, इस वाले सर्किट के ऊपर? नहीं सर। बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा यार, हमारे पास जो है इस नोड के ऊपर ना ऊपर भी कनेक्शन जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो मेरे पास एक टी टाइप का कुछ नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, टी कह लो या वाई कह लो, ठीक है, वाई कनेक्शन। तो इनको पहले मुझे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है, वाई को इन टर्म्स ऑफ डेल्टा कनेक्शंस के अंदर और डेल्टा को इन टर्म्स ऑफ वाई कनेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो आपस में फिर जब मैं इस तरीके से सॉल्व वगैरह करता हूँ तो फिर जाके ये कोई एक सिंप्लीफाइड सर्किट के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये जब तक मैं इनको y और डेल्टा के अंदर कन्वर्ट ना करवा लूँ, उनकी इक्वेशंस, कन्वर्जन की भी इक्वेशंस होती हैं कोई खतरनाक सी, मुझे याद नहीं है वो क्या होती थी, ठीक है। पता नहीं शायद तुम लोगों को एलसीए वगैरह में पढ़ाई गई है कि नहीं, लेकिन कुछ होती हैं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, R1, R2 और R3, ये जो मेरे पास सर्किट है, इस सर्किट को मैं कन्वर्ट करवा सकता हूँ इस सर्किट के अंदर, ठीक है। यानी कि रेड वाली चीज R A
RB और RC इनके अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। जो मेरे पास Y वाला कनेक्शन है उसको मैं कन्वर्ट करवा सकता हूँ इस डेल्टा वाले कनेक्शंस के अंदर। बस होना क्या चाहिए, मेरे पास 3 डिफरेंट पोर्ट होनी चाहिए। लेट्स से A, B और C मेरे पास 3 डिफरेंट पोर्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, नोड है। उन नोड के ऊपर मैं मेरे पास Y नेटवर्क बना हुआ था, तो मैं कन्वर्ट करवा के उसको डेल्टा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर Y को डेल्टा में कन्वर्ट करने से मुझे फायदा क्या मिलेगा, यहाँ पर Y कैसे बन रहा है, वाई वाले में होता क्या है, एक सेंटर में एक कॉमन नोड होती है। तो सेंटर में जब कॉमन नोड आ गई, तीन तरफ मेरे पास कोई रजिस्टर कनेक्टेड है, तो यही हो रहा है हमारे पास भी। तो इन तीन तरफ जो रजिस्टर कनेक्टेड है, तो वो हो क्या जाएंगे, ये मेरे पास नोड ए हो गई, ये मेरे पास नोड बी हो गई, ठीक है, और ये मेरे पास नोड सी हो गई। इन तीनों के रिस्पेक्टिव मेरे पास एक डेल्टा का वो नेटवर्क बन के आ जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा में जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ना, तो फिर हमारे पास ये चीजें सिंप्लीफाई होना शुरू होंगी कि कोई ना कोई पैरेलल में आ जाएगा सर रजिस्टर, या कोई ना कोई सीरीज में आ जाएगा रजिस्टर, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल को फिर जब मैं सॉल्व करूंगा, तो फिर मेरे पास फाइनली जो है कोई ना कोई एक टोटल इम्पीडेंस फाइंड आउट होके आ सकेगी। अक्सर ये होता है कि वाई को जब मैं डेल्टा में कन्वर्ट कराता हूँ, तो सिर्फ एक ही बार वो सीरीज या पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन बन पाते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा वैसे ही सर्किट बन जाता है जैसा हमने स्टार्ट किया था, उसी जैसी तकरीबन, ठीक है। तो फिर वो सॉल्व किस तरीके से करें, टोटल इम्पीडेंस कैसे निकालें, तो उसके लिए हमारे पास फिर ये आता है सिंगल पोर्ट नेटवर्क या टू पोर्ट नेटवर्क वगैरह, ठीक है। तो इसके थ्रू फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई वगैरह करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास आसानी से इसकी टोटल इम्पीडेंस फाइंड आउट हो सके, ठीक है। डिटर्मिनेंट वगैरह जो है वो कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट करो, डिटर्मिनेंट निकाल के दे देगा। शायद जो अभी हमारे पास ये 911ES वाला कैलकुलेटर है, उसमें 4x4 का नहीं होता शायद, मैक्सिमम 3x3 है उसमें अवेलेबल, ये मुझे याद नहीं कितना होता है। मोड मैट्रिसेस 6A, हाँ मैक्सिमम 3x3 है, ठीक है। तो 3x3 मैट्रिक्स के ज़्यादा से ऊपर मैं काम नहीं कर सकता फिलहाल। बाकी कैलकुलेटर्स होते हैं जिसमें इससे ऊपर की वैल्यूज भी मैं डिटरमिनेंट वगैरह फाइंड आउट कर सकता हूँ। खैर, ये तो थी बेसिक्स किस चीज़ की हमारे पास, इन दो नोड्स के ऊपर सिंगल पोर्ट जो नेटवर्क था हमारे पास, उस सिंगल पोर्ट नेटवर्क से मैंने फाइंड आउट कर लिया टोटल इम्पीडेंस वगैरह जो इनपुट की साइड पे आ रही है, ठीक है, जो मुझे दिख रही है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं यार। सिंगल पोर्ट के अलावा अब हमारे पास क्या आ जाता है यार, जिस तरीके से सिंगल पोर्ट नेटवर्क था उसी तरीके से अब हमारे पास टू पोर्ट नेटवर्क भी है। अच्छा, अब ये टू पोर्ट नेटवर्क जो है, ये टू पोर्ट नेटवर्क, इसको बंद करो। ये टू पोर्ट नेटवर्क जो है, अब इसके अंदर मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ फिलहाल। मेरे पास सिंपल सा सिर्फ ये एक सर्किट है, लोड भी नहीं लगा हुआ कोई, अंदर भी कुछ फिलहाल दिख नहीं रहा। सही मजाक है यार ये भी। हाँ यार, आवाज आ रही है। नेट डिस्कनेक्ट हुआ था सिंपल सा, बस और कुछ नहीं हुआ था। मैं क्या कर रहा था, हाँ मेरे पास ये सिंपल सा एक अनस्टेबल कनेक्शन मेरा, पता नहीं क्या बता रहा था मैं। हाँ मैं बता रहा था इसकी इक्वेशन, मतलब इसके अंदर जो है, अब हमारे पास वही दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो v जो है वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, फंक्शन हो करंट का। अब ये जो फंक्शन होगा I1 और I2 दोनों का फंक्शन होगा, ठीक है, ये वाला v जो है, यानी कि इसमें करंट मैं हो सकता है लोड की साइड पे भी कोई बैटरी कनेक्ट कर दूं, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्टिव भी मेरे पास ये करंट जो है टोटल, उसमें कम या ज्यादा कुछ ना कुछ फर्क आएगा, ठीक है। तो जो भी है वो क्या होता है उसके ऊपर इफेक्ट वगैरह इस आउटपुट नोड की वजह से, तो उसको मैं बस सिर्फ एक सिंपल सा I2 कंसिडर करते हुए जा रहा हूँ, या वोल्टेज आउटपुट के ऊपर, यानी कि V1 जो है वो ज्यादा या कम डेवलप हो सकता है।
आवाज आ रही है? लो, आ रही है, चलो। यार मेरा नेट तंग कर रहा है बहुत ही ज्यादा। अच्छा खैर, F I1 और I2 इन दोनों के ऊपर हमारे पास डिपेंड करेगा V1 जो हमारे पास वोल्टेज है इनपुट की साइड पे। ठीक है, तो जरूरी नहीं हमारे पास ये वोल्टेज जो है वो सिर्फ I1 के ऊपर डिपेंड करें, हो सकता है I2 की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करें। इसकी एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो न्यू स्लाइड मैं एक वो बना देता हूँ, सर्किट छोटा सा बनाते हैं। लेट्स से मेरे पास एक सर्किट जो है वो ये है। ठीक है, ये सर्किट है और मैं ये मेरे पास दो नोड्स आ गए। इससे एंटर हो रहा है कोई मेरे पास I2 करंट और इससे एंटर हो रहा है मेरे पास I1 करंट। तो यहाँ पर जो वोल्टेज डेवलप होंगे वो वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे? इन दोनों की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, I2 और I1 की वैल्यू पे। और ये वोल्टेज जितना ज्यादा होगा तो होगा क्या, इसकी जब मैं लूप इक्वेशन लिखूंगा तो इस वोल्टेज के ऊपर भी कोई ना कोई फर्क आएगा। ये जैसे जैसे ज्यादा होता जा रहा है तो हो सकता है ये कम होता जाए। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड ही हो रहा है दोनों के ऊपर। यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज एक दूसरे के ऊपर डिवाइड कर रहा है, टोटल वोल्टेज मेरे पास ये है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ये मेरे पास कांस्टेंट है, क्योंकि मेरे पास करंट कांस्टेंट है, रेजिस्टर कांस्टेंट है। तो वोल्टेज मेरे पास कम होना लाजमी है। ठीक है, तो वोल्टेज डिपेंड किसके ऊपर हो गया? I2 के करंट के ऊपर। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकती है कंडीशंस वगैरह। तो वो बताने का मेन मकसद क्या है कि हमारे पास I1 जो है V1 वोल्टेज जो है इनपुट साइड पे वो दोनों के ऊपर डिपेंड हो सकता है, I1 और I2 दोनों के ऊपर। इसी तरीके से हमारे पास V2 जो है वो भी फंक्शन हो सकता है दोनों का, I1 और I2 दोनों का। सही है भाई? तो इन दो इक्वेशंस को ना मैं एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो एक्सपेंड करने से फिर मुझे क्या मिलेगा वो देखते हैं। सही है, तो एक्सपेंड करके मुझे क्या मिल रहा है भाई? V1 जो था वो किसके बराबर है? Z11 I1 के। ठीक है, प्लस Z12 ZA। ठीक है, Z12 I2 के। ठीक है, तो अब ये है क्या टर्म्स, Z11 Z12। इसी तरीके से V2 की भी अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो वो क्या होगा? Z21 I1 प्लस Z22 I2। ठीक है, तो ये बस एक सिंपल सी मैंने इम्पीडेंस कंसीडर की है। क्या इम्पीडेंस है ये? Z11 का मतलब क्या है, Z12 का मतलब क्या है, Z21 का मतलब क्या है और Z22 का मतलब क्या है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें दोनों सबस्क्रिप्ट की वैल्यू सेम है, यानी कि दोनों 1 1 है, दोनों 2 2 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं इनपुट की साइड से जब इनसाइड झांक रहा हूँ तो मुझे क्या इम्पीडेंस नजर आ रही है? तो वो नजर आती है मुझे Z11। ठीक है, टोटल इम्पीडेंस। ठीक है, तो इनपुट इम्पीडेंस कह लो इसको या। ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस नजर आ रही है Z11। इसी तरीके से Z22 क्या है हमारे पास? ये वाली इम्पीडेंस है Z22। ठीक है, अच्छा Z12 क्या है? ये हमारे पास फॉरवर्ड इम्पीडेंस है, यानी कि 1 से 2 तक पहुंचते वक्त मुझे क्या इम्पीडेंस नजर आए। इसी तरीके से 2 से 1 तक पहुंचते हुए मुझे क्या इम्पीडेंस नजर आ रही है? वो 2 1 है। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा दूसरे और अंदाज में देखूं कि ये निकालते किस तरीके से हैं, तो इसकी वैल्यूज वगैरह निकालने के लिए ना मुझे कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। वो क्या कंसिडर करना पड़ेगा? लेट से मैं अगर I2 को ना I2 को लेट से अगर मैं 0 बना दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल रहा है? Z11 की वैल्यू निकल सकती है। वो किसके बराबर होगी? Z11 बराबर होगा V1 डिवाइड बाय I1। ठीक है, यानी कि मैंने इधर कितनी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट की है, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी है और टोटल करंट एंटर कितना हुआ है। आउटपुट के ऊपर जो है मेरे पास, यानी कि आउटपुट नोड के ऊपर मैंने कोई सोर्स नहीं कनेक्ट किया, कोई लोड नहीं कनेक्ट किया, यानी कि ये करंट जो है इसको 0 बना दिया। ठीक है, ओपन सर्किट कर दिया। ठीक है, तो ओपन सर्किट कर देने से मुझे क्या मिला?
सिर्फ इनपुट की साइड के रिस्पेक्टिव मुझे कोई इम्पीडेंस वगैरह नजर आ गई, वो इम्पीडेंस क्या कहलाई मेरे पास, इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है, जेड इन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जेड इन थी वो किसके बराबर है, V1 डिवाइड बाय I1, कब, जब हमारे पास I2 जो है वो 0 है, ठीक है। इसको हम लोग इनपुट इम्पीडेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई। इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग ये कर सकते हैं, Z22 निकालने के लिए, Z22 निकालने के लिए मैंने क्या किया, I1 को 0 कर दिया इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो I1 को इस इक्वेशन में 0 कर दिया तो मेरे पास क्या आया, Z22 V2 डिवाइड बाय I2। मैंने इनपुट के ऊपर कोई सोर्स कनेक्ट नहीं की है, सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास आउटपुट पे कितना वोल्टेज अप्लाई करने से कितना करंट एंटर होता है, ठीक है, सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ। तो ये मुझे क्या नजर आई, आउटपुट की साइड की इम्पीडेंस नजर आई, यानी कि आउटपुट से जब मैं झांक रहा हूँ अंदर की साइड, तो अभी भी क्या है मेरे पास, अब मेरे पास I1 0 है, ठीक है, तो मेरे पास Z22 निकला है। अच्छा ये क्या है मेरे पास, आउटपुट इम्पीडेंस, और ये इधर लिख दो यार, ठीक है, आउटपुट इम्पीडेंस निकल आई है हमारे पास, ठीक है। तो Z11 हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस हो गई, Z22 हमारे पास आउटपुट इम्पीडेंस हो गई। इसी तरीके से हमारे पास Z12 और 21 निकल आ सकती हैं। वो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में मैं I1 को अगर 0 कर दूं, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन में अगर मैं I1 को मैं 0 कर दूं तो मेरे पास क्या निकलेगा, Z12 वो किसके बराबर है, V1 डिवाइड बाय I2 के, ठीक है। तो सिंपल सी इक्वेशन है, ओम्स लॉ। तो वोल्टेज अगर इनपुट का हो और आउटपुट पे मैं करंट नोट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड इम्पीडेंस, ठीक है। मेरे पास इनपुट से आउटपुट की साइड पे इम्पीडेंस कितनी नजर आ रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास फॉरवर्ड इम्पीडेंस हो गई। इसी तरीके से Z21 होगा, वो किसके बराबर होगा, मैं इस वाली नोड में I2 को 0 कर रहा हूँ, I2 को 0 कर दिया तो मेरे पास क्या नजर आया, Z21 जो के बराबर है V2 डिवाइड बाय I1 के, सही है। तो ये हमारे पास चार इक्वेशंस आ गई हैं, जिसमें I2 0 था, I1 0 था, इसमें क्या 0 है, I1 0 है, और इसमें क्या है, I2 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास चार डिफरेंट इक्वेशंस वगैरह फाइंड आउट हो चुकी हैं। सही है भाई। तो ये हो गया भाई कंप्लीट यहाँ तक इम्पीडेंस के रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप। सेम इसी तरीके से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने ये रिलेशनशिप बनाया इम्पीडेंस का, इसी तरीके से ये रिलेशनशिप बन सकता है हमारे पास एडमिटेंस का भी। एडमिटेंस में बस क्या होगा, इक्वल्स टू के इस साइड जो है, यानी कि आई जो है वो फंक्शन होगा किस चीज का, वोल्टेज का, ठीक है। मैं उल्टा देख रहा हूँ, लास्ट टाइम हमारे पास क्या था, लास्ट टाइम हमारे पास था वोल्टेज जो है वो फंक्शन है करंट का, इस टाइम जो है वो आई जो है वो फंक्शन है वोल्टेज का, ठीक है। तो उल्टा देखता हूँ तो मेरे पास इन टर्म्स ऑफ एडमिटेंस आ जाती हैं ये सारी चीजें, यानी कि वाई की शक्ल में, ठीक है। वाई की यूनिट जो होती है वो सीमेंस होती है, ठीक है, एस, सीमेंस। ये एस वो वाला नहीं है, जी ओमेगा वाला, ठीक है? ये सीमेंस वाला यूनिट वाला ऐसा है, कंफ्यूज नहीं हो जाना अगर आगे कहीं लिखा हुआ दिख जाए। खैर, एम्पेयर पर वोल्ट इसकी यूनिट है वाई की, ठीक है। तो सिंपल सी वही इक्वेशन है जो लास्ट टाइम हमने उधर इम्पिडेंस के सूरत में लिखी थी, एडमिटेंस के सूरत में भी यही है, इनकी वैल्यूज का मतलब भी यही है, ठीक है, y11 y22 y21 और y12, ठीक है। इनका मतलब भी एग्जैक्टली वही है। और ये जो मैंने दो इक्वेशंस लिखी हैं, कहाँ गए दो इक्वेशंस, ये रही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, हद होती है यार। अच्छा जी, तो यहाँ तक हो गया। अब हम क्या कर रहे थे यार, इनको अब मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो मैट्रिक्स में जो है हमारे पास तीन डिफरेंट मैट्रिक्स आ जाते हैं जब टू पोर्ट की इक्वेशन लिखता हूँ। तो पहला मैट्रिक्स क्या है, यहाँ तो करंट का होगा यहाँ तो वोल्टेज का होगा,
डिपेंडिंग मैं सेंटर में क्या किसके रिस्पेक्टिव देख रहा हूँ, एडमिटेंस के रिस्पेक्टिव देख रहा हूँ तो यहाँ पे करंट का मैट्रिक्स क्रिएट होगा, कोई बीच में एक एडमिटेंस का मैट्रिक्स क्रिएट होगा और यहाँ पे मेरे पास कोई वोल्टेज का मैट्रिक्स क्रिएट होगा। ठीक है, तो एडमिटेंस मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज ये बराबर हो गया मेरे पास करंट के। ठीक है, तो ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स की इक्वेशन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वही दिखाया हुआ है जैसे कि अगर मुझे y11 फाइंड आउट करना हो तो मुझे v2 जीरो करना होगा। ठीक है, v2 जीरो का मतलब इधर क्या है, शॉर्ट सर्किट है। जब मैं एडमिटेंस की उसमें देखता हूँ यानी कि करंट के रिस्पेक्टिव, तो मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे करंट जीरो बनाना है। ठीक है, तो करंट अगर यहाँ पर कोई करंट सोर्स लगी हुई हो, ठीक है, तो उसको जीरो बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ यार, करंट सोर्स नहीं, वोल्टेज सोर्स, सॉरी वोल्टेज सोर्स अगर कोई लगे, वोल्टेज सोर्स से करंट जो है वो इस डायरेक्शन में कोई भी नहीं जाएगा, I2 जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऐसे ही करना है ना, I2 जीरो बनाना है या क्या बनाना है, ऐसे ही कुछ करना है, I2 जीरो बनाना है बिल्कुल, नहीं V2 जीरो बनाना है, वोल्टेज सोर्स जीरो बनानी है। तो वोल्टेज सोर्स जो है मैंने यही किया है, वोल्टेज सोर्स जीरो बनाने के लिए हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये जो हमारे पास वोल्टेज है कहाँ गया, राइट, हाँ, ये जो मेरे पास V2 की इक्वेशन थी यानी कि V2 जो था वोल्टेज सोर्स, वो मेरे पास शॉर्ट होने की वजह से जीरो हो चुका है, तो करंट कुछ भी एंटर नहीं होगा इस तरह I2, तो I2 गायब हो चुका, सिर्फ I1 के रिस्पेक्टिव हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो इसमें वोल्टेजेस को हमने जीरो बनाया है, तो हमारे पास एडमिटेंस के पैरामीटर्स आ गए y11, y12, y21 और y22। ठीक है, और ये वही है शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर, शॉर्ट सर्किट आउटपुट एडमिटेंस पैरामीटर, इसी तरीके से एक इनपुट एडमिटेंस पैरामीटर है। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर पैरामीटर, ट्रांसफर एडमिटेंस, ट्रांसफर एडमिटेंस मतलब या तो इनपुट से आउटपुट या तो आउटपुट से इनपुट, डिपेंडिंग कहाँ से मैं देख रहा हूँ, या तो 1-2 होगा या तो 2-1 होगा। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड देख लेते हैं फिर एंड करते हैं, नेट काफी ज्यादा तंग कर रहा है। बस ये लास्ट स्लाइड में यही लिखा हुआ है, y11 को हम लोग शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस कह रहे हैं। जब मैं Z11 की सूरत में देख रहा था तो वो शॉर्ट सर्किट की बजाय क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, CKT लिखा, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, एडमिटेंस भी कट के इम्पीडेंस बन जाएंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं Z देखूं, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट जो है वो ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो गया और एडमिटेंस इम्पीडेंस बन गई। ठीक है, तो y11 क्या है हमारे पास, शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 1। ठीक है, जो बाद में लिखा हुआ होता है वो मेरे पास कहाँ से देख रहा हूँ, कहाँ पर। ठीक है, तो 2 से 1 पे अगर मैं देख रहा हूँ तो ये y12 कहलाएगा। ठीक है, बाद वाला हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरीके से 2-1 इनपुट से आउटपुट की साइड। ठीक है, फ्रॉम पोर्ट 1 टू पोर्ट 2, इनपुट से आउटपुट जो एडमिटेंस है या इम्पीडेंस है वो हमारी क्या होगी, 2-1 होगी। ठीक है, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट डिपेंडिंग एडमिटेंस देख रहा हूँ या इम्पीडेंस देख रहा हूँ। इसी तरीके से शॉर्ट सर्किट आउटपुट एडमिटेंस हो गया। ठीक है, मेन जो हमारे पास आगे तुम लोगों का यूज होगा इन चीजों में, इन सब में सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो y11 या z11 और इसी तरीके से y22 या z22 का सबसे ज्यादा यूज जो वो इनका होगा। ठीक है, बाकी चीजें तुम लोगों का इतना तंग नहीं करेंगी जितना ये तंग करेंगी। हर सर्किट का हम लोग ब्लैक बॉक्स कंसिडर करते हुए देखेंगे, इनपुट इम्पीडेंस कितनी है तो करंट कितना फ्लो होगा इनसाइड, और इससे हमारे नुकसान क्या मिलेगा और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो खैर नेक्स्ट कोर्स ली का उसके अंदर तो
इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस, ये मेन पैरामीटर ही है, ठीक है। तो खैर यहाँ पर बात ख़त्म करते हैं आज की। नेक्स्ट बस इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लेंगे। वो न्यूमेरिकल्स देख के ना तुम लोगों की तबीयत थोड़ी सी साफ हो जाएगी, बोलोगे यार क्या अभाव है। चलो यार एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बहुत हो गया, इतना नहीं पढ़ना चाहिए। अल्लाह हाफिज़ सर।